लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत राजगढ़िया। रजत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सवाल यह है, आज इंटरिम बजट है, भले उम्मीदें कम हो, लेकिन क्या मार्केट में इंटरिम बजट के बाद 2% ऊपर या नीचे का मूव संभव है? गुड मॉर्निंग। वेल, आई थिंक इंटरिम बजट हिस्टोरिकली तो कभी भी मार्केट को ज़्यादा एक्साइट नहीं किया है, बट पिछले एक हफ्ते से मीडिया में कुछ न्यूज़ फ्लोज आ रही है। हम कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ चेंजेस देख सकते हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से FY14 एज अ साल गया है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर्स इंडियन हिस्ट्री में ये इंडियन इकोनॉमी में पिछले 10 साल में देखा गया है। एंड इस बीच में 4.8% का फिस्कल डेफिसिट नंबर मीट करना एंड देन नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन है, वो दो सबसे क्रिटिकल रीज़न होंगे। बिकॉज ये पूरे साल हमने रेटिंग एजेंसीज को देखा है कैसे वो हमको वार्न करती रही है। थोड़ा बहुत टैक्स स्ट्रक्चर से टिंकरिंग हो सकता है, बट ज़्यादा एम्यूनेशन नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के पास मार्केट को अभी इस वक्त कुछ देने का। मुझे लगता है मोर और लेस ये मार्केट के लिए नॉन इवेंट होना चाहिए, अनलेस कुछ ऐसा प्रपोजल आए जो आपको और मेरे को आज सुबह धारणा में नहीं है। रजत, इनफैक्ट कुछ चीजें जिस पर हमारी नजर है और हमारी उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस पर प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों ने भी काफी ज्यादा कवायद की है कि इस इंडस्ट्री को अब किसी तरह की रिलीफ की जरूरत है। इफ इट ऑल कुछ बड़ी राहत आती है, आपको क्या लग रहा है ये पूरे शेयर तैयार है एक तगड़ी रैली दिखाने के लिए? हमने देखा था वैसे भी फ्राइडे के सत्र में टाटा मोटर्स में काफी ज्यादा एक्शन था। क्या यहाँ पर पोजीशन लेकर चलना सही होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जनरली मार्केट में थोड़ा अपमूव के लिए एक पॉजिटिव आर्गुमेंट बनता है। एंड अगर फाइनेंस मिनिस्टर मार्केट को कुछ भी देंगे तो वो एक रीज़न बन सकता है मार्केट्स को रैली अराउंड करने का। बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 7-8 दिन से ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है। हमारे यहाँ पे मैक्रो डाटा काफ़ी, मतलब एटलीस्ट इन्फ्लेशन पे अच्छा आ रहा है, और ये पूरा अर्निंग सीजन काफ़ी अच्छा निकला है। इस बीच में अगर मार्केट्स को बजट प्रपोजल्स अच्छा लगा, वेयर नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट टारगेट थोड़ा क्रेडिबल है, एंड प्लस अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक ऑटोज को कुछ राहत मिलती है, तो आप मार्केट में कुछ रैली जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जरूर आज के सेशन में देखने को मिल सकता है इंटरिम बजट के प्रोविजंस पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आज के सेशन की रणनीति देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इंटरिम बजट के दिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा बड़ा पैनल है इस वक्त। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रजत राजगढ़िया है हमारे साथ, एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह है, सिंगापुर से हमारे साथ साइरस दारूवाला भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रजत, क्या उम्मीद की जाए कि अगले वित्त वर्ष के लिए 4 से 4.25% की रेंज में वित्तीय घाटे का अनुमान वित्त मंत्री आज इंटरिम बजट में दे सकते हैं? और अगर ये अनुमान आता है तो क्या इसका बैंकिंग शेयरों पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हुए देखते हैं हम? क्या बैंकिंग शेयर तेजी दिखा सकते हैं? क्या हो सकता है आज? देखिए, 4 से 4.25 तो बहुत एम्बिशियस टारगेट लगता है। ये साल अगर वो 4.7, 4.8 के आसपास रहेंगे तो मेरे ख्याल से अगले साल जी हाँ, इस साल तो 4.8% के आसपास का अनुमान है, लेकिन क्या अगले साल के लिए 4 से 4.25% की रेंज में वो एक टारगेट रख सकते हैं? मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट होगा। वो अगर 4.4 के आसपास भी रखेंगे, मेरे ख्याल से वाइल टारगेट तो वो डेफिनेटली कम रखेंगे ही, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि उसके अंदर के डिटेल्स क्या है। बिकॉज ये साल फिस्कल सब्सिडी पेमेंट, डिफरमेंट एंड प्लान एक्सपेंडिचर कट करके हम डेफिसिट टारगेट डेफिनेटली मीट करेंगे, बट अगले साल के लिए भी अभी रेवेन्यू कलेक्शंस ग्रोथ बिल्ड करना बहुत कम होगा, एंड उस बेसिस के ऊपर हम क्या एक्सपेंडिचर बिल्ड करेंगे वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। सो वो अपने बजट में नंबर 4.4 के आसपास प्रेजेंट करेंगे या उससे थोड़ा नीचे, बट मेरे ख्याल से मार्केट का एक्सपेक्टेशंस मोर इन द डिटेल्स होगा।
ज्यादा डिटेल्स पर बाजार ध्यान देना चाहेगा। रजत यही कह रहे हैं। ऋषेश, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है बाजार में एक बड़ा मूव आ सकता है पोस्ट बजट? इतना नहीं होगा। आई थिंक इंटरेस्ट रेट मार्केट है, बॉन्ड मार्केट को काफी अफेक्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फिस्कल सिचुएशन है इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट पे होगा, जीसेक मार्केट पे होगा, और इंटरेस्ट रेट पे कल ऊपर नीचे हो सकता है। बट इक्विटी मार्केट पे में भी थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में असर हो सकता है, बट आउटसाइड ऑफ दैट आई थिंक इट विल नॉट बी अ बिग इवेंट। ओके, ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं होगा, लेकिन बैंक्स की बात यहाँ पर हो रही है। रजत, क्या वहां पर कुछ एक्सपोजर पहले रखना ठीक होगा या फिर वो थोड़ी बहुत अग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो जाएगी? मार्केट खुलने के 3 घंटे बाद बजट आ जाएगा जी। उसके बाद भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से काफी बैंकिंग स्टॉक्स अभी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। सो अगर आप आज भी उनमें इन्वेस्ट करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपका अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो चलिए, बैंकिंग शेयरों में अगर आप एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो बजट के पहले या बजट के बाद कभी भी लगा सकते हैं, ये राय है रजत की। लेकिन आज वोट ऑन अकाउंट में वित्त मंत्री कोई बड़ा ऐलान करे ना करे, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं आज कमाई करने का और कुछ बेहतरीन इनाम अपने नाम करने का। जी हाँ, आज दिन भर हर घंटे हम आपसे पूछेंगे एक आसान सा सवाल जिसका आपको देना है सही जवाब। जीतेंगे आप एक 40 इंच का शानदार एलईडी टीवी और ढेर सारे दूसरे इनाम भी। तो नोट कीजिए आज का पहला सवाल है, आज के वोट ऑन अकाउंट सहित वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अब तक कितने वोट ऑन अकाउंट पेश कर चुके हैं? याद रहे, सिर्फ वोट ऑन अकाउंट, और वो भी आज का मिलाकर। ये आपको जवाब देना है, ए 1, बी 2 या फिर सी 3। कितने वोट ऑन अकाउंट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज का मिलाकर अब तक पेश किए? अपना जवाब भेजने के लिए आप अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें BB1 स्पेस देकर आपको जो जवाब सही लगे, A, B या C, वो ऑप्शन लिखें, भेज दें 51818 पर। सही जवाब देकर आप जीतेंगे हर घंटे एक 40 इंच का LED टीवी और कई सारे दूसरे नाम भी। देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल CNBC आवाज पर इस वोट ऑन अकाउंट के अहम दिन आप सबका स्वागत है पहला सौदा में। और बस बाजारों की शुरुआत होने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में हो चुकी है। इनफैक्ट 42 अंकों पर इस वक्त आपको दिखेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में भी शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिख रही है। तो सेंसेक्स और निफ्टी आज इस बड़े दिन शुरुआत अपनी मजबूती के साथ करते हुए दिख रहे हैं। 30 अंक ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त निफ्टी और सेंसेक्स 50 अंकों पर। स्टॉक्स पर नजर डालते हैं किस तरह का एक्शन वहां पर है। और स्टॉक्स में आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल 4% की मजबूती। खबरें हमारी एक्सक्लूसिव आती हुई दिख रही है जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे कि भारतीय एयरटेल लूप मोबाइल को खरीद सकता है। SBI 3% मजबूत है, हालांकि शुक्रवार को नतीजे कमजोर आए थे। इन्फोसिस 2% की मजबूती दिखाता हुआ DLF ने अच्छे नतीजे पेश किए, 2% के आसपास की मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में। NMDC में मामूली कमजोरी इस वक्त आपको दिखेगी 3% के आसपास की। करेंसी मार्केट पर भी नजर डालें क्योंकि आज वोट ऑन अकाउंट के दिन बड़े मूव वहां पर भी आने की संभावनाएं साफ तौर पर बनती है। हमने काफ़ी लंबे समय बाद 62 रुपये के ऊपर जाकर मजबूती के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी थी रुपए में 61.92 पर। और आज देख लेते हैं शुरुआत लगभग 3-4 पैसे कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, कोई खास कमजोरी नहीं, लेकिन अब भी रुपए ने 62 का लेवल बरकरार रखा है। इनफैक्ट अब शुक्रवार के लेवल के आसपास ही हम इस वक्त 61.92 के आसपास का लेवल इस वक्त रुपए पर। तो रुपए पर शुरुआत शांत सुस्त 3 पैसे की कमजोरी के साथ, बाजार पर शुरुआत पॉजिटिव नोट पर इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। रसेश शाह, साइरस दारूवाला, रजत राजगढ़िया और अब KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेन चौकसी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवेन भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपसे शुरुआत एक अलग सवाल के साथ करना चाहता हूं क्योंकि हम बजट पर काफी कुछ बात कर चुके हैं। आप पॉलिटिक्स पर भी काफी पैनी नजर रखते हैं। जो कुछ डेवलपमेंट वीकेंड पर हुए हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, रिजाइन हो गया है, क्या आप इसे एक बाजार में पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर देखते हैं? और साथ ही 2 स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर आज आप खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक एक अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही है उन्हें फ्रस्ट्रेट होकर निकलना पड़ रहा है। आई थिंक दैट इज़ अ गुड मैसेज विच इज़ गोइंग आउट टू द वोटर्स
that I think it is time to act with maturity and give vote to those people who can deliver results. ना कि जो आदमी रास्ते पे इंस्टिगेट करके पब्लिक का धरना करके एनर्जी वेस्ट करें. So to a greater extent, I think this outcome has already come and market would certainly take it very positively. ऐसा मेरा मानना है. Of course, I think they will be contesting for the Lok Sabha election and that would be a little bit more unfortunate, I think, if they contest for these elections. But nonetheless, I think market would take it positively. It is too early to say that I think many of the discoms I think which you are talking about would probably start showing better performance, but certainly I think this company's downfall is arrested. Maybe I think from here onwards you might see some kind of support buying coming in. So certainly I think the negative policies are out, positive policies are likely to come in, and I think we should be looking ahead with a better confidence going forward. कुछ काउंटर्स जिस पर आज शायद ट्रेड का मौका होगा, ऑफ कोर्स वोट ऑन अकाउंट के चलते हम ऐसे स्टॉक्स की भी बात करेंगे आगे जहां पर लार्जली कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर खबरें हैं जेट एयरवेज देवेन, यहाँ पर जिस तरह की खबरें आ रही है कि फाइनली एक ओपन ऑफर लाने पर यहाँ पर एतिहाद मजबूर होगा. क्या एक मौका है स्टॉक को आज फिर एक्यूमुलेट करने का, कंसिडरिंग ये पहले भी इस खबर को लेकर काफी ज्यादा भाग चुका है. प्री ओपन सेशन में हमने देखा 1% से ज्यादा की बढ़त, यहाँ पर इनफैक्ट 3% ऊपर इस समय. दो हिसाब से देख सकते हैं. एक तो जो लंबे अरसे के इन्वेस्टर है उनके हिसाब से देखते हैं, जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है वो हिसाब से देखते हैं. जो इनको पोजिशनल ट्रेड करना है उनके लिए ये खबर काफ़ी हद तक मायने रखती है, क्योंकि आई थिंक एट सच लेवल्स आई थिंक व्हेन यू आर बाइंग द कंपनी and probably a open offer comes in, then you make your day. I think you make your money at the same time. So from a greater perspective, I think those who want to take a risk on positional play, they should buy the stock. बट जहाँ तक लंबे दर्जे के इन्वेस्टर का सवाल है, जिनको एविएशन बिजनेस के अंदर ज़्यादा समझ नहीं आती है, उनकी पॉलिसी रिजीम से जो लोग परिचित नहीं है, वो इन्वेस्टर को मेरी सलाह ऐसी है कि आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम एविएशन बिजनेस एंड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर बिजनेसेस वेयर यू हैव मोर कॉन्फिडेंस टू स्टे इन्वेस्टेड, वेयर यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मच बेटर देन अदरवाइज. देवेन भाई ये बताइए कि वोट ऑन अकाउंट के दिन इससे पहले आज कहाँ खरीदारी करेंगे आप बाजार में? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलरली मेरा व्यू पॉइंट नहीं है कि वोट ऑन अकाउंट से आई थिंक मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव आएगा. हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन के जो नंबर्स दिए जाएंगे उसके हिसाब से आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द ग्रोथ वुड बी सिग्नल, एंड इफ द ग्रोथ इज सिग्नल देन आई थिंक द स्ट्रेस इन द सिस्टम वुड कम आउट, एंड दैट्स वेयर आई थिंक मेनी ऑफ द बैंक्स वुड प्रॉब्ली पिच इन फेवरेबली. My confidence remains higher with some of the banks which are quoting, particularly within the public sector bank, those banks which are quoting at one-time price to book value or below that, and including in some of them, I think the large size bank like SBI, Bank of Baroda, I think there my confidence would remain relatively on a higher side. Of course, continue to maintain my positive view on some of the private sector banks कि जिसके अंदर ये फॉल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाय करने के लिए, तो शायद इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बैंक की तरफ रहेगा, एंड देयर आफ्टर आई थिंक इंडिविजुअली सम ऑफ द स्टॉक्स वन कुड कंसीडर. फेयर इनफ. यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स पर भी एक टेक्निकल चेक लेंगे. हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनु जैन मौजूद है, लेकिन स्टॉक से पहले अनु मैं आपसे समझना चाहूंगी इस समय निफ्टी में क्या ट्रेड लेना बेस्ट रहेगा, कंसिडरिंग पिछला हफ्ता वॉलेटाइल रहा है, 6050 के आसपास अब प्री ओपन सेशन में ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्या शुरुआती का ट्रेड तेजी का हो निफ्टी में आज? देखिए, निफ्टी का जो बेसिक रुझान रहा है वो एक रेंज बाउंड मतलब एक ऊपर के रेंज से एक नीचे के रेंज में आ चुका है, जहाँ पे वो 5960 जो लगभग 200 डे मूविंग एवरेज है टू 6130 6140 के रेंज में है. अभी आप राइट इन द मिडल ऑफ द रेंज हैं. अगर पॉजिटिव बायस आता भी है जो आज एक 6050 को क्रॉस करके आई थिंक आप अगर 40-50 पॉइंट ऊपर भी जाते हैं तो 6130 6140 क्रॉस करना काफी मुश्किल रहेगा. तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कोई ऐसा मोटा मोटी ट्रेड नहीं है जो वोट ऑन अकाउंट कोई पॉजिटिव ऐसा लेके आएगा कि जिसके कारण आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा. आप अभी भी रेंज बाउंड है 6130 6140 पे. अगर पॉजिटिव बायस रहता भी है तो काफी सेलिंग और काफी रेजिस्टेंस आएगा. और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम निकल चुके हैं. यहाँ पर उनके हाथ में जो बैग है उसमें इंटरिम बजट की कॉपीज हैं जो अब से कुछ देर में यानी कि 11 बजे आपके सामने संसद में पेश की जाएगी. देखना है कि और ये बता दूं कि आपके ये फाइल फ़ोटोज़ हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और
बिल्कुल हम यहाँ पर बजट के प्रस्तावों पर आगे और चर्चा अनिल, करेंगे। ये अब वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्लियरली एक काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है इनके लिए भी, कंसिडरिंग आखिरी वोट ऑन अकाउंट पिछली बारी के मुकाबले यहाँ पर देखना होगा कि क्या क्या वो नए और तगड़े ऐलान कर पाते हैं। आखिरी मौका है सरकार के बिल्कुल, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ भी डेवलपमेंट वीकेंड पर जिस तरह से दिल्ली में हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, उसके बाद आज शांति से वोट ऑन अकाउंट संसद में पेश हो, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा शायद सरकार के लिए। तो देखना ये है कि किस तरह के डेवलपमेंट आज होते हैं। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री बड़ी एक अच्छी सी स्माइल के साथ फोटो खिंचवाते हुए, एज ऑलवेज पी चिदम्बरम की एक खासियत है कि वो अगर बुरी खबर भी आपके सामने रखना पहले की इच्छा कर रहे हैं, उसके पहले एक अच्छी सी खूबसूरत सी स्माइल देंगे और उसी के बाद वो सारे डिटेल्स निकल कर आते हैं। उम्मीद करें कि आज 3:30 बजे बाजार के पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पर वोट ऑन अकाउंट के प्रोविजन सुनने के बाद ये स्माइल बरकरार रहे। लेकिन अनु चूंकि बता रही थी कि बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में ऊपर की तरफ 6150 वहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे हम 5950 के आसपास 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहे हैं। अनु, लेकिन इससे पहले चूंकि आज वोट ऑन अकाउंट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, और जो कुछ भी होगा शायद फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पर बाजार की नज़र है, उस लिहाज से बैंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होना है। कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी को, और या कोई ऐसा बैंक स्टॉक है आपके रडार पर जहां पर आज प्री वोट ऑन अकाउंट के पहले एक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आप बनाना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बैंक्स का रुझान है तो बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं बहुत टाइम से उसके 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर हम निफ्टी को देख रहे हैं तो एक 100 पॉइंट का सपोर्ट है, आप अभी 6030 पे हैं और 5950 पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी उससे ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है, 10,200 के ऊपर बंद हुआ था, ये 10,100 तोड़ते ही ये और वीकनेस दिखाएगा। उसमें खास करके जो पीएसयू बैंक्स हैं वो काफी नेगेटिव ब्रेकआउट्स टुवर्ड्स द डाउन साइड दे रहे हैं, तो चाहे वो आपका एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, दे आर ऑल हैविंग अ वेरी नेगेटिव बायस फॉर ट्रेड। अगर आज एक पुल बैक मिलता है पॉजिटिव, जो भी मतलब वोट ऑन अकाउंट में अनाउंसमेंट होते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल दोज काउंटर्स व्हेन दे बाउंस रादर देन बाय इट फॉर द मूव अप। तो अगर आपको आज ये 2-3% ऊपर भी मिलते हैं तो मेरे ख्याल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। उसमें से सबसे ज्यादा कमजोर मेरे ख्याल से पीएनबी है, तो जो पीएनबी का बेसिकली 536 के आसपास है, ये 545 तक अगर जाए, 545-50 तक, आई थिंक इसमें एक फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो ऊपरी लेवल्स पर एक बिकवाली की पोजीशन आप लेकर चल सकते हैं, खासतौर से पीएनबी जो सबसे कमजोर दिख रहा है चार्ट्स के लिहाज से। देवेन, डीएलएफ एक काउंटर जहां पर नतीजे आ गए और आप देखिए बेटा लेवल पर परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है, मार्जिन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। आप क्या ट्रेड लेकर चलेंगे, कंसिडरिंग रियल एस्टेट भी काफी चौपी रहा है पिछले कुछ दिनों में? वेल, रियल एस्टेट के अंदर जो कंपनी लाइक डीएलएफ है, उनके पास जो एसेट हैवी मॉडल्स रहते हैं, उसके अंदर आई थिंक बाइंग मेरा नहीं रहता है। आई वुड रादर रेकमेंड आई थिंक टू गो विथ एसेट लाइट मॉडल्स लाइक Godrej Properties or Mahindra Lifespace or Oberoi Realty in Mumbai. I think these are some of the companies where I think you probably find relatively less amount of land bank and more amount of I think the property business I think which they ultimately build and sell. So to a greater extent I think I would feel that I think it is making sense to go with the margin of safety in the real estate business, wherein I think asset light model is much better and preferred. DLF के ऊपर I think of course they have started financial re-engineering and they have started knocking down their debts. The debt would come down after that Arman Resort I think which transaction took place. I think certainly it would be better time for them, but I'm not I think in favor of buying that company. I would rather buy the other 3 companies which I suggested. अनु, जेट एयरवेज के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि खबरों के दम पर स्टॉक में एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। जिस तरह से सेबी के ऑब्जर्वेशन इतिहाद को जाते हुए दिख रहे हैं, एक ओपन ऑफर क्यों न लाया जाए, इस पर सेबी की तरफ से सवाल हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि डील जो हुई है वो अच्छी खासी प्रीमियम पर होती हुई दिखी है। मेरे ख्याल से 550 रुपये के ऊपर की डील की प्राइस है और स्टॉक 225 पर है। अगर ओपन ऑफर लाना पड़ जाए, होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ही स्टॉक चूंकि आज इस खबर पर रिएक्शन जरूर देगा, ये बताइए कितनी अपसाइड स्टॉक में आज दिखती है टेक्निकली? देखिए, यहाँ से 750 बहुत बड़ा फिगर होता है जो सुनने में आ रहा है, लेकिन 210 जहाँ पे ये लास्ट टाइम बॉटम हुआ था ये उसके पास है, तो रिस्क ऑन द टेक्निकल साइड इज लाइक
if it bounces from here, it's almost making a double bottom. तो एक बार को ये पुल करके आपको 240 तक ये रेजिस्टेंस है इसका नेक्स्ट, तो वहां तक का पुल बैक हो सकता है इस न्यूज के ऊपर। तो एज अ ट्रेडिंग काउंटर बाइंग एट अबाउट 216 जहां बंद हुआ था, ऑब्वियसली गैप आप खुलेगा 222-23 के आसपास, तो भी आपको 7 से 8 टका एक रेजिस्टेंस के बिना वो स्टॉक देता है। बाकी तो वो खबर के ऊपर और हाउ इट प्लेज आउट वुड डिनोमिनेट, बट इफ somebody has to take a punt, I think at about 220 not so risky, for about 240 as the first target, I think can play. ओके तो यानी कि 240 पहला लेवल है और हो सकता है शायद स्टॉक वहीं पर खुलता हुआ दिखे। उसके बाद कितनी अपसाइड बनेगी, खुलने के बाद हम आपसे एक बार फिर से राय लेंगे। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं, जेट एयरवेज 225 के आसपास 104-4.5% मजबूत नजर आ रहा है। आगे बढ़ें, कुछ और स्टॉक्स पर बात करें उससे पहले बता दें आपको सीएनबीसी आवाज आज दिन भर आपके लिए शानदार कमाई और इनाम जीतने के मौके लेकर आया है वोट ऑन अकाउंट चैलेंज में, जहां हम हर घंटे आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, जिसका सही जवाब दें जीते एक 40 इंच का शानदार एलईडी टीवी और कई दूसरे इनाम भी। नोट कीजिए आज का दूसरा सवाल, संसद में बजट कौन पेश करता है? बड़ा आसान सवाल है, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर वित्त मंत्री। अपना जवाब भेजने के लिए अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें BB2, क्योंकि ये दूसरा सवाल है BB2 ABC, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे लिखकर भेज दें। 51818 पर सही जवाब देकर आप जीतेंगे 40 इंच का एलईडी टीवी हर घंटे, दिन में एक नहीं हर एक घंटे है, और कई सारे दूसरे इनाम भी है। और आपको यहाँ बता भी दें तुरंत इस वक्त की पिछले घंटे के विजेता हैं वडोदरा से नारायण शंकर। शंकर जी आपको बहुत बहुत बधाई 40 इंच का एलईडी टीवी जीतने के लिए। तो इनाम जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं किस तरह के संकेत है। सेंसेक्स काफी मजबूत दिख रहा है 70-72 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी पर मजबूती उतनी नहीं जितनी की शायद आप एसजीएक्स निफ्टी में देख रहे थे। अब निफ्टी में सिर्फ 9 अंकों की मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में दिख रही है। कुछ स्टॉक्स पर एक्शन देख लें क्या होता हुआ दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में ये बता रहा है कि जेट एयरवेज 4 से 5% की मजबूती के साथ खुलेगा। FT जो कि शुक्रवार के सेशन में भी दिन भर 5% के ऊपरी सर्किट पर था, आज फिर से ऊपरी सर्किट पर खुलने की तैयारी इस स्टॉक की दिख रही है। NMDC 6% कमजोर दिख रहा है, लेकिन याद रहे NMDC आज से एक्स डिविडेंड होता हुआ दिख रहा है और डिविडेंड है 5.5 रुपए का, तो जो कमजोरी है वो सिर्फ डिविडेंड की वजह से, न कि इतनी कमजोरी के लिहाज से आप स्टॉक पर एक्शन देखें। लेकिन इनके अलावा ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी शांत एक्शन दिखाएंगे। भारतीय एयरटेल हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद 1.5-2% मजबूत खुल सकता है। जो खबरें आ रही कि लूप मोबाइल को भारतीय एयरटेल अक्वायर कर सकती है, ये सारी खबरें हैं जिनके दम पर आज एक्शन शुरुआती कारोबार में आपको देखने को मिलेगा। इन्फोसिस 1% मजबूत है, जिंदाल स्टील एंड पावर 1% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन में। रिजल्ट्स के दम पर भी एक्शन दिखेगा कई सारे स्टॉक्स में। ऑप्टो सर्किट यहाँ पर 6% कमजोर इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में नजर आ रहा है और कोर एजुकेशन जैसे स्टॉक में भी 2.5% के आसपास की कमजोरी है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो शुरुआती कारोबार में एक्शन में दिख रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूत शुरुआत 75 अंक ऊपर। सेंसेक्स निफ्टी 12 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। 1/4% की तेजी निफ्टी में और सेंसेक्स भी लगभग उतनी तेजी दिखाता हुआ। मिड कैप शेयर उससे ज्यादा बेहतर खुलते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक सेक्शन में भारतीय एयरटेल है टॉप गेनर के तौर पर। उनके ठीक पीछे टाटा मोटर्स का स्टॉक है जहां पर 1.5% की मजबूती है। टाटा पावर में 1% की मजबूती आती हुई दिख रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है, टाटा पावर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के दम पर डीएलएफ ने नतीजे अच्छे पेश किए और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। एनएमडीसी कमजोर है, लेकिन याद रहे आज से एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखा है 5.5 रुपए, उस वजह से कमजोरी यहां पर होती हुई दिखी। तो ये कुछ एक स्टॉक्स दिग्गजों में एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन साफ तौर पर बाजार में लौटता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव साइड पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं अब यहां पर आपको दिखेगा निफ्टी लगभग 25 अंक ऊपर और सेंसेक्स में जो मजबूती है वो बढ़ती हुई दिख रही है। सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स 100 अंकों की बेहतरीन मजबूती के साथ अब सेंसेक्स यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार की रेट्स मेरे यहाँ पर आती नजर नहीं आ रही। हर्षदा, कहाँ पर आपको और एक्शन नजर आ रहा है? मिड कैप साइड पर आने लिए आप देखिए यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं। जेट जैसे हम पहले भी अनुमान लगा रहे थे कि एक तगड़ी शुरुआत होगी, 5% ऊपर खुला है जेट एयरवेज का शेयर, 5.5% तक की तेजी यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए गुजरात फ्लोरो जैसे काउंटर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट ये नंबर्स के लिहाज से रिएक्ट कर रहा है शेयर। एमसीएक्स में हमने देखा है करीब 2% तक की बढ़त बनती हुई। बैंकिंग साइड पर जेएनके बैंक जैसे काउंटर्स जो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पाइस जेट के लिए तिमाही कुछ खास अच्छी नहीं रही है, उसके बावजूद आप देखिए एक अच्छा खासा पुल अप स्टॉक में देखने को मिला है। भारतीय इंफ्राटेल में हम देख रहे हैं करीब 1 से 1.5% तक की बढ़त आती हुई। इनफैक्ट भारतीय का शेयर काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। लूप टेलीकॉम की एक्विजिशन की खबर पर हमने देखा है
यहाँ पर काफी ज्यादा हरकत आती हुई दिखाई दी है। कॉक्सिन किंग्स एक स्टॉक जहां पर एक्यूमुलेशन अच्छी खासी 1 लाख शेयरों का कारोबार खुलते ही स्टॉक 3% ऊपर इस समय ट्रेड में दिखाई दे रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स ये रेडार पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें किसी तरह की कटौती की पूरी संभावना लगाई जा रही है। आप देखिए पूरा जो ज्वेलरी स्पेस है, TBZ हो, गीतांजलि जेम्स जैसे काउंटर्स, इन सब में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। PC ज्वेलर्स का स्टॉक आपके सामने 1.5% तक का इजाफा दिखाता हुआ। तो ये इनफैक्ट एक थीम है जो बाजार ने पहले ही पकड़ी है और वहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है। इंफ्रा काउंटर्स में भी यहाँ पर कुछ हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। गैमन इंफ्रा जैसे स्टॉक्स जहां पर एक्टिविटी बढ़ती हुई, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़े बहुत कम है। फ्यूचर रिटेल यहाँ पर जो शुरुआत आज फिर देखने को मिली है, 2% ऊपर ये काउंटर देखा गया है। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया है लोगों का और काफी तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। एक और स्टॉक हर्षदा, वी मार्ट रिटेल, इस स्टॉक में बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिखा है, प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। एक ब्लॉक डील हुई है वी मार्ट के स्टॉक पर और ये ब्लॉक डील हुई है BSE पर। 5.5-6% हिस्सेदारी बदली, 5.7% हिस्सेदारी इस स्टॉक की बदली, काफ़ी बड़ी कही जा सकती है। 10,22,23 हज़ार शेयरों का कारोबार ब्लॉक डील के जरिए हुआ है। 300 रुपये पर ब्लॉक डील हुई है। प्राइस देख लें स्टॉक की, इस वक्त ब्लॉक डील के प्राइस से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगभग 292 रुपये के आसपास। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक डील काफ़ी प्रीमियम पर हुई है। 300 रुपये पर ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। हालांकि ये स्टॉक का वॉल्यूम कम रखता है, लेकिन 10,22,000 शेयरों का कारोबार तो ब्लॉक डील के जरिए होता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम 17,84,000 शेयरों के दिख रहे हैं मुझे BSE पर। इसका मतलब ये कि इसके अलावा भी शायद कोई और ब्लॉक डील हुई होगी। देखते हैं किस तरह का रुझान वहाँ पर आगे देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल ये ब्लॉक डील के दम पर एक बड़ा एक्शन 6% के आसपास का ऊपर का यहाँ पर वी मार्ट रिटेल में आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक एक्शन में साफ तौर पर आपको नजर आएगा, लेकिन कई सारे और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। अरविंद रेमेडीज 8% ऊपर है, वीकेंड पर नतीजे आए थे। रिको ऑटो के नतीजे आए थे, 5% के आसपास की तेजी वहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और ऑप्टो सर्किट बेहद खराब निराशाजनक नतीजे पेश किए हैं, 11% का बड़ा नुकसान यहाँ पर है। और किसी जमाने में ट्रेडर्स के बेहद पसंदीदा काउंटर कमज़ोर नतीजों के बाद जो लुढ़कते हुए दिख रहे हैं, सुजलॉन 6.5-7% नीचे है, पुंज लॉयड 4% नीचे है, कोर एजुकेशन 3% नीचे। ये कुछ काउंटर ऐसे हैं जो काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे। इनफैक्ट श्री रेणुका 1.5% कमज़ोर ये स्टॉक भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये है इस वक्त का रुझान। 70 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी है 18 अंक ऊपर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अनु, पहले एक टेक्निकल राय, अगर इंट्राडे के लिए एक ट्रेड लेना हो इस वक्त निफ्टी पर 6067 कैश स्पॉट का लेवल, क्या करेंगे आप? निफ्टी के ऊपर आई डोंट थिंक देयर इज अ ट्रेड व्हिच आई वुड डू। मेरे को अगर लेना है तो मुझे फार्मा के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो आई वुड प्रोबेबली बाय फार्मा इनटू दिस रैली बिकॉज उनका जो रुझान है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द निफ्टी अच्छा लग रहा है। तो चाहे वो इप्का है, चाहे डॉक्टर रेड्डी है जो काफी करेक्ट करा हुआ है, या फिर इवन टोरेंट फार्मा है, मेरे को ये तीनों में लेने की अच्छा अक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी आधा टका ऊपर खुला, आई थिंक वो ज्यादा सही लग रहा है इस समय लेने के लिए 2600 के आसपास। ओके, तो यहाँ पर फार्मा काउंटर्स के साथ जाएंगे अनु। एक डिफेंसिव प्ले ज्यादा एक्टिव रहेगा उनके लिहाज से शुरुआती ट्रेड में, लेकिन दूसरे काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स। देवेन, आप क्या इधर पोजीशन लेकर चलेंगे? जो उम्मीद है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसमें किसी तरह की कटौती और जो मेजर रिलीफ देगा इस पूरे क्षेत्र को? वेल, इवन इफ आई थिंक थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती भी है, आई थिंक तो भी मैं नहीं समझता हूँ कि दे वुड प्रॉब्ली हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले अराउंड। According to me, I think for the time being, this kind of moves will come, and I think that should be seen as a move to probably take some money out of these counters and use this money elsewhere. So I would not probably bet on jewels and jewelries. I think even if a positive move comes out in vote on account, which I am personally not thinking that it may happen very soon, probably one will have to take the exit as I have suggested. और यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है, टेक्निकली ऑप्टो सर्किट का स्टॉक किस तरह का रुझान दे रहा है अनु? चूंकि 10% कमजोर है, खराब नतीजे के बाद 26 रुपए के आसपास आ चुका है, क्या करना चाहिए? एक सेकंड, मेरे को वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक मेरे रेगुलर रडार पे नहीं है। आई नो, क्योंकि स्टॉक जब वायदा कारोबार में हुआ करता था तो काफी वॉल्यूम्स होता था, एक्शन होता था, लेकिन जब से इस स्टॉक के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से फंडामेंटल क्वेश्चंस उठे हैं और केयर ने जो इसकी रेटिंग विड्रॉ कर ली थी, उसके बाद स्टॉक 150 से 25-26 रुपए पर आ चुका है। अब वैसा नतीजों में दिख भी रहा है, काफी कमजोर नतीजे स्टॉक ने पेश किए हैं, कंपनी ने पेश किए हैं इस वीकेंड पर।
क्या करना चाहिए जिन इन्वेस्टर्स के पास में अब भी शेयर पड़े हैं, अटके हुए हैं? ये 26 रुपए के नीचे तो और ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट फ्राइडे की चार्ट में कंप्लीट सेल सिग्नल दिया हुआ था एंड उसके बाद जब अब ये 10% नीचे भी खुला है तो कोई इसमें इन्वेस्टमेंट बाइंग या बॉटम हंटिंग का कोई मुझे रुझान नहीं नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसका जो 22 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है जहां पे इसको फिर सपोर्ट मिल सकता है, बट अभी तो इसमें मेरे ख्याल से दिस इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा इधर ट्रेड करने की कोशिश ना करें। स्टॉक वैसे भी 10% धुल गया है, लेकिन स्टॉक्स जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है। देवेन, ओएनजीसी में हम देख रहे हैं करीब 1% तक की तेजी। पिछले सत्र में भी आपको याद होगा रिलायंस ने एक बहुत तगड़ा मूव दिखाया था। आज स्थिति कैसी है वो भी आपके लिए हाजिर करेंगे। गेल में हमने देखा था अच्छी खासी खरीदारी होती हुई, कुछ पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पर ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में कुछ पोजीशन ली जा सकती है? Again, purely from the vote on account perspective, if you look at it, I think the government is unlikely to increase any kind of subsidies, and that is where I think one can build some amount of confidence that if the subsidies are coming down, then in such case I think it is a good news for the upstreams like ONGC and GAIL. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ी बहुत आई थिंक इसके अंदर एक बार उम्मीद के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, बट जो लंबे अरसे के इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छी क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिसाब से सब्सिडी की पॉलिसी लास्ट 5 साल में रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट रखना है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो सब्सिडी की पॉलिसी के ऊपर आपको एक बहुत क्लैरिटी मिलना जरूरी है। हर रोज़ हर महीने आई थिंक जो हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है वो हिसाब से तो आप इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस क्षेत्र में नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है लंबे अरसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अनु, एक और कैश मार्केट के स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहूँगा और साथ ही देवेंद्र भाई से भी, और वो है टाटा एलेक्सी। 460 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ गया, आज फिर से 3% ऊपर है। जबरदस्त रन दिखा है इस स्टॉक में। और देवेंद्र भाई, कुछ बाजार के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रमेश दमानी जी जैसे लोगों ने भी इस शेयर में काफ़ी खरीदारी की थी। स्टॉक मेरे ख्याल से 1 साल का चार्ट आपके लिए पहले हाजिर करते हैं। 1 साल का में जो स्टॉक ने मूव दिया है उससे एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह की तेजी स्टॉक में हुई है। 115% ऊपर है ये 1 साल में। अब 6 महीने का चार्ट लेकर आते हैं। 6 महीने में भी मेरे ख्याल से 80-90% के ऊपर की तेजी आपको नजर आएगी। 6 महीने में इनफैक्ट 163% की तेजी 6 महीने में हुई, यानी कि लगभग आप समझिए 150-200 रुपए से स्टॉक 450 रुपए के आसपास आ गया है। अनु, क्या आपके चार्ट्स तैयार हैं या तब तक मैं एक बार देवेंद्र भाई से जी बताइए, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स, कितनी और तेजी हो सकती है स्टॉक में? ये स्टॉक मेरे रेडार पे 450 से था, तो ये जो बेसिकली ये इसने जो 435 क्रॉस किया तो इसका अगला टारगेट करीब 480 आता है, तो इसमें मोमेंटम जारी है और ये 480 इसका पहला टारगेट है। अगर ये इस लेवल पे होल्ड कर गया तो इसमें आई अंडरस्टैंड दैट लॉजिकली एट अर्निंग्स बेसिस मे बी इट डजंट मेक सेंस, बट जो टेक्निकली चार्ट बता रहा है कि 480 अगर ये होल्ड कर जाता है तो इसका अगला टारगेट करीब 550 तक है। जो 435 के ऊपर जो इसने क्रॉस किया था तो 480 का टारगेट था जो लगभग उसके पास है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार सेलिंग करके या नीचे के लेवल में नीचे जा सकता है, बट जो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा है वो काफी और ऊपर दिखा रहा है। देवेन, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आगे कितने और तेजी के प्रोस्पेक्ट्स हैं इधर? एक पॉजिटिव चीज ये देखी जानी चाहिए कि इफ टाटा ग्रुप सो डिसाइड्स टू consolidate their IT business under the name of TCS, then both CMC as well as Tata Elxsi could be part of TCS eventually, and that is where I think the long-term trigger point I think one could possibly count on. Otherwise, on a standalone merits, I think both CMC as well as Tata Elxsi, I think they have been showing some good growth tractions. So from that perspective, I think the stocks are moving up. बट लार्जर अमाउंट ऑफ तेजी जो उसके अंदर होनी चाहिए उसके अंदर ये अंडर वन रूफ आते हैं तो काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी बिजनेस के हिसाब से। चलिए, मौका आगे भी है अच्छे खासे गेन्स पकड़ने का। टाटा एलेक्सी के अलावा यहाँ पर सीएमसी जैसे काउंटर्स भी काफ़ी भागे हैं टाटा ग्रुप की कंपनियों में। शुक्रिया इनफैक्ट अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। करीब 100 पॉइंट के गेन्स के साथ सेंसेक्स इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी भी आप देखिए 6072 पर, यानी कि शुरुआत मजबूती के साथ हुई है और बाजार तैयारी कर रहा है वोट ऑन अकाउंट की। हमारे साथ आगे जुड़ेंगे कुछ और जानकार ईडलवाइज कैपिटल के प्रेसिडेंट विकास खेमानी और साथ ही जेएम फाइनेंशियल के चीफ मार्केट टेक्नीशियन गौतम शाह से जानेंगे यहाँ से आगे की रणनीति।